तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को स्थिर वैद्युतिकी पढ़ाई जा रही है और स्थिर वैद्युतिकी इकाई के अंतर्गत आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर की। और हमारे इस नए चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चैप्टर में जितनी भी बेसिक बातें हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जो भी आपके डेरिवेशन है, इन सब के बारे में आप सभी लोगों को हम बहुत ही विस्तार से पढ़ाने वाले हैं। सभी विद्यार्थी क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे, जिससे जब आप सभी लोगों को हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कराएं तो आपको जरा सा भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो चैप्टर में उपस्थित जो भी आपको टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उन्हीं पर आधारित होते हैं। तो जब आप टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, उनका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्टिंग करते हैं हम इस चैप्टर की। तो मैंने अभी बताया कि जो वैद्युत विभव चैप्टर है ये भौतिक विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पड़ता है? स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पड़ता है। और मैंने स्थिर वैद्युतिकी के बारे में बताया है। स्थिर वैद्युतिकी में क्या किया जाता है? आवेश को स्थिर मान करके उसके द्वारा जो उत्पन्न प्रभाव हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जैसे मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया है, स्थिर आवेश के द्वारा क्या उत्पन्न होता है भाई? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र में मैंने आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अच्छे तरीके से आपको बताया है। तो जिस तरीके से आपने स्थिर आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन किया, उसी तरीके से आप सभी लोगों को वैद्युत विभव के बारे में अध्ययन करना है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। ये आप सभी लोगों ने पहले चैप्टर में सीखा। ठीक, जैसे ये आवेश है आपका, ये आवेश के चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र है भाई। ठीक है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित कण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये एक आपका आवेश है, ये इसके चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में आप लोगों को मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया या वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता के बारे में मैंने बताया। उसमें मैंने क्या बताया कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है, बताया मैंने आप सभी को। तो जैसे आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया है आवेश को स्थिर मान करके, उसी तरीके से आपको वैद्युत विभव का भी अध्ययन करना है। वैद्युत विभव क्या बताता है इसके बारे में भी जान लीजिए। वैद्युत विभव इस वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश को, जो आवेश है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को बताता है। जबकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। समझ गए? ये क्या बताता है? वैद्युत विभव क्या बताता है? आवेश को इसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाने में या आनंद बाहर से कहीं अंदर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। तो चलिए भाई यहाँ पर हम समझते हैं, ये बात समझ गए ना? तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी अध्ययन करना है और वैद्युत विभव का भी अध्ययन करना है। अंतर आप सभी लोग समझ गए होंगे, ये कार्य होता है और ये बल की दिशा को बताता है आवेश पर लगने वाले। अब यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग डालेंगे हम वैद्युत विभव, और यहाँ पर जानेंगे कि वैद्युत विभव की क्या परिभाषा होती है, कैसी राशि है। ठीक है, और 1 वोल्ट की परिभाषा भी हम जानेंगे। वैद्युत विभवांतर मैंने डाल दिया। वैद्युत विभव सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है। कौन सी हेडिंग डालनी है? वैद्युत विभव। सबसे पहले हम जानेंगे वैद्युत विभव के बारे में, और जब वैद्युत विभव के बारे में जान जाएंगे तो हम वैद्युत विभवांतर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जान जाएंगे। वैद्युत विभव क्या होता है, चलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। हेडिंग लगा लीजिए वैद्युत विभव। चलिए वैद्युत विभव के बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि कोई अगर आवेश है तो इसके चारों ओर एक अपना एरिया होगा, इसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो जब किसी आवेश को एक कोई टेस्टिंग चार्ज ले लेते हैं, यानी एकांक धन परीक्षण आवेश ले लेते हैं, और उस एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को जब हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर मान लीजिए ये आपका एक P पॉइंट है, ये आवेश है, इसके चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई टेस्टिंग चार्ज लेकर आते हैं। कहाँ से? अनंत से, बाहर से लेकर आते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। कार्य करना पड़ता है कि नहीं कार्य करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। तो जो ये कार्य करना पड़ता है और जो ये आपका एकांक धन परीक्षण आवेश या जो धन परीक्षण आवेश होता है जिसको हम टेस्टिंग चार्ज बोलते हैं, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, वैद्युत विभव की हम एक नहीं 2 परिभाषाएं आपको बताएंगे, समझिएगा ध्यान से। मैंने कहा कि धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। याद रहेगा, एक बार और सुनिए।
धन परीक्षण आवेश को अनंत से, वैद्युत विभव वाली परिभाषा में याद रखना अनंत शब्द यानी बाहर से, अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को यानी रेशियो को हम वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरी परिभाषा क्या बन सकती है। यदि हम क्यू नॉट यानी जो परीक्षण आवेश है इसको एक मान लें, एक को फिजिक्स की भाषा में हम पढ़ते हैं एकांक, है ये क्या टेस्टिंग चार्ज यानी परीक्षण आवेश है, तो हम बोलेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश। क्या बोलेंगे? एकांक धन परीक्षण आवेश। परिभाषा इसकी बन जाएगी, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को ही हम क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव। क्यों? क्योंकि जब हम क्यू नॉट की वैल्यू 1 रखेंगे तो विभव जो होगा वो कार्य के बराबर ही तो हो जाएगा। तो ऐसे भी इसकी परिभाषा बोल सकते हो कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को हम उस बिंदु पर क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, या उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। बात समझ में आ गई? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव भैया कैसी राशि है? तो आप कहेंगे वैद्युत विभव आपकी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? ये एक आपकी अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? हेडिंग डाल लीजिएगा मात्रक व बीमा। इसकी मात्रक व बीमा को भी समझ लेते हैं। ठीक है, मात्रक व बीमा को भी समझ लेते हैं। तो मैंने सूत्र बताया V बराबर W/Q होता है। W/Q, एक नहीं चार मात्रक आपको निकाल के बताएंगे। कार्य का मात्रक सभी विद्यार्थी जानते हैं, जूल प्रति कूलम होता है। क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है। कोई समस्या? कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, जूल प्रति कूलम, ये वैद्युत विभव का मात्रक हो गया। दूसरा मात्रक इसका होता है वोल्ट। ठीक, अच्छा तीसरा मात्रक भी हम निकाल सकते हैं। हम कार्य के स्थान पर बल गुणे विस्थापन भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। बटे में आवेश है तो इसका दूसरा मात्रक आ जाएगा बल का मात्रक न्यूटन, ठीक, और विस्थापन का मात्रक मीटर और आवेश का मात्रक कूलम। तो इसका तीसरा मात्रक आ गया न्यूटन मीटर प्रति कूलम। अच्छा चौथा मात्रक भी हम लिख सकते हैं, या अगर बल के स्थान पर हम F बराबर M में लिख दें तो M, देखो F बराबर हमने M में लिख दिया, MAS बटे में क्यों हो जाएगा। अब M द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, A त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नीचे लिख लो। अच्छा यहाँ पर S विस्थापन का मात्रक मीटर का गुणा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। तो इसका एक मात्रक और निकल के आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति कूलम सेकंड स्क्वायर, या सेकंड स्क्वायर कूलम। तो 4 मात्रक मैंने आपको वैद्युत विभव के बताए। वीमा भी आप निकाल सकते हो बहुत ही सरलता के साथ। वीमा कैसे निकालोगे? देखिए जूल है, जूल की वीमा सभी विद्यार्थी जानते हैं, ml² T⁻²। ना जानते हो तो बल की बीमा तो सब लोग जानते हो, बल की बीमा mlt-2 और L से इसका मल्टीप्लाई होगा क्योंकि मीटर है तो ml² T⁻² हो जाएगा। बटे में आवेश की बीमा को हम AT से लिखते हैं ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ml² T⁻, एक ऊपर जाएगा T⁻³ और A⁻1 ऊपर जाएगा A⁻1। इस तरीके से वैद्युत विभव की हम बीमा निकाल लिए। समझ में आ गई बात? वैद्युत विभव की परिभाषा एक बार लिख लीजिएगा, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। या आप बोल सकते हो एकांक धन, अगर आप एकांक बोल रहे हो, केवल धन परीक्षण बोल रहे हो तो कार्य और उसका अनुपात बोलेंगे, और जब आप इसे एक मान लिए तो कार्य जो हो जाएगा विभव के बराबर हो जाएगा, तब आप कहेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव। और जब आप एकांक नहीं मान रहे हो तो आप बोल सकते हो कि धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो इन बातों को याद रखिएगा। तो ये वैद्युत विभव के बारे में मैंने बात बता दी आपको। अब आप लोगों को हम इसका वैद्युत विभव का भौतिक महत्व समझा देते हैं थोड़ा सा। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि जो आपका जल का बहाव होता है वो हमेशा ऊंचे से नीचे की ओर होता है, गहराई की ओर होता है। उसी तरीके से जो धन आवेश होता है, धन आवेश ध्यान दीजिएगा, धन आवेश जो होता है वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। कहाँ से? उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है।
जो धन आवेश होता है वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, ये हमेशा बात याद रखिएगा। और अगर ऋण आवेश की बात करेंगे तो इसी के उल्टा बोल देना, निम्न आवेश से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है ऋण आवेश। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है और पता भी होना चाहिए। तो वैद्युत विभव के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलिए हम बात करेंगे वैद्युत विभवांतर के बारे में। तो अगली हेडिंग लगा लीजिए वैद्युत विभवांतर। ठीक, मात्रक वात्रक सब वही रहेगा वैद्युत विभवांतर का। अब वैद्युत विभवांतर क्या होता है, देखिए इसके सूत्र को हम रब कर देते हैं, सूत्र सब वही होगा। विभवांतर का मतलब होता है दो बिंदुओं के विभवों का अंतर। अभी जैसे मैंने इसमें बताया वैद्युत विभव में कि धन परीक्षण आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएं। ठीक, लेकिन वैद्युत विभवांतर में क्या बताया गया, यहाँ पर विभवांतर लिख दीजिएगा। वैद्युत विभवांतर में ये बताया गया कि जो ये आपका आवेश है स्थिर आवेश, इसके कारण जो उत्पन्न आपका वैद्युत क्षेत्र, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, मैंने आपके सामने गोला बना दिया। इसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक ए पॉइंट है। और इसी परीक्षण आवेश को इसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले आए। तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में जो कार्य करना पड़ा है, और जो ये परीक्षण आवेश है, इसका रेशियो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसको डेल्टा वी से लिखते हैं। चूँकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अनंत शब्द नहीं हुआ, इसमें यह बोला गया कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बोलते हैं। ठीक, अगर हम बी से ए पॉइंट तक ला रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। ठीक है, दोनों बी से अगर ए पर ला रहे हैं तो हम जहाँ पर ला रहे हैं उससे, उस बिंदु के विभव से जहाँ से ला रहे हैं उस बिंदु के विभव को माइनस करेंगे, बराबर W/Q0। ठीक, और इसी वी ए माइनस वी बी को हमने शॉर्ट में लिख दिया है डेल्टा वी, अर्थात इन दोनों विभवों के बीच का अंतर, या हम कह सकते हैं परिवर्तन। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब आपको वैद्युत विभवांतर की परिभाषा बोलनी होगी तो आप कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बोलते हैं। जबकि वैद्युत विभव में अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को और धन परीक्षण आवेश के रेशियो को क्या बोलते हैं भैया, वैद्युत विभव बोलते हैं। बस इतना याद रखिएगा। बाकी ये एक आपकी अदिश राशि है, मात्रक वही आपका जूल प्रति कूलम, बीमा भी आपकी वही रहेगी, याद रहेगा। ठीक, इतना याद रखना कि अगर हम बी से ए पर ला रहे हैं तो विभवों का अंतर कैसे होगा, वी ए माइनस वी बी। अगर ए से बी पर ले जाते तो हम यहाँ पर लिखते वी बी माइनस वी ए। ठीक है, न्यूमेरिकल में बात आपको याद रखनी है। चलिए, ये हो गया वैद्युत विभवांतर। अब आगे आप लोगों को थोड़ी सी बात और बता देते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए अगली हेडिंग आप सभी लोग लगा सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य और प्राप्त वेग। जैसे हम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं तो जो कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है, और इसका वेग अगर यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, मान लीजिए कोई आवेशित कण है, उसको यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, उसका द्रव्यमान m है और उसको v वेग से ला रहे हैं, तो वेग का उसके व्यंजक क्या होगा, इस पर न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका एकांक धन परीक्षण आवेश, इसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम b पॉइंट से a पॉइंट तक ला रहे हैं, कार्य किया गया W, तो वैद्युत विभवांतर हो जाएगा VA माइनस VB बराबर W/Q0। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, ये आवेश अगर इस वैद्युत क्षेत्र में चलने के लिए स्वतंत्र है, क्या है भाई, चलने के लिए स्वतंत्र है, तो ये भैया गति करेगा, और जब गति करेगा तो जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाएगा। ठीक है, लिख देना, यदि आवेश वैद्युत क्षेत्र में चलने के लिए स्वतंत्र हो, चलने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, तो जो W होगा वो गतिज यानी किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाएगा। ठीक, और कार्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को कार्य में परिणत किया जा सकता है, ये आप सभी लोगों ने पढ़ा है, या बदला जा सकता है। तो हम यहाँ पर जहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं भाई डेल्टा वी, विभवांतर है VA माइनस VB बराबर W के स्थान पर हम K लिख सकते हैं और बटे में ये आपका हो जाएगा Q0। ठीक है, अगर वो वैद्युत क्षेत्र में चलने के लिए स्वतंत्र है आवेशित कण, तो जो कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। यहाँ से जब हम K का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा Q0 इंटू में डेल्टा V हो जाएगा। आप कहेंगे जी हो जाएगा। अच्छा, जो आवेशित कण है अगर हम कह दें उसका द्रव्यमान m है और उसका वेलोसिटी जो है वो v है, यदि
आवेशित कण का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वेग आपका कितना है भाई, उसी वैद्युत क्षेत्र में वेग v हो, तो हम सभी लोगों ने पढ़ा है कक्षा 11 में कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो हाफ mv² के बराबर होती है। आप कहेंगे जी होती है, बराबर ये हो जाएगा Q0 इंटू में डेल्टा v। ये विभवांतर है आपका। आपको किसका व्यंजक चाहिए था, अभी हमने कहा कि वेग का व्यंजक चाहिए। तो जब हम यहाँ से v² का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2Q0 डेल्टा v बटे में कितना हो जाएगा m। जो 2 आपका बटे में, ये इधर गुणे में चला जाएगा, जो m गुणे में था वो बटे में आ गया। तो वेग का व्यंजक निकालेंगे, ये v वेलोसिटी है और ये वाला v विभवांतर है। विभवांतर वाला v कैपिटल बनाया जाता है और वेलोसिटी वाला स्मॉल बनाया जाता है। स्क्वायर उधर जाएगा तो ये लग जाएगा √2Q0 भी लिख सकते हो, डेल्टा v और बटे में m। ठीक है, ये आवेशित कण के वेग का व्यंजक हो जाएगा। न्यूमेरिकल में जब भी वैद्युत क्षेत्र में जो आवेशित कण उसके वेग का व्यंजक निकालना हो या वेग का मान निकालना हो तो 2Q डेल्टा v अपान में m सूत्र आप लगा सकते हैं। बताइए कोई समस्या? आप कहेंगे यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब चलिए यहाँ पर एक इस क्लास में छोटा सा आपको डेरिवेशन करा देते हैं। वो छोटा सा नहीं, मतलब भर का बड़ा है। ठीक है, अगला डेरिवेशन हमारा क्या होगा, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक, तो अगली हेडिंग लगाइए, बिंदु आवेश के कारण। इसका निगमन हमें करना है, इसको पूरा रब कर देते हैं। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक या उत्पन्न वैद्युत विभव, ही केवल सिंगल हेडिंग डाल दीजिए, काम चल जाएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक आवेश लेंगे Q। ये बिंदु O पर ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, जैसा कि हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले चैप्टर में डेरिवेशन किया है। तो एक हमारे पास आवेश है, अगर हम आवेश नहीं लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, और जब वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो हम किसी टेस्टिंग चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कार्य नहीं करेंगे, और जब कार्य नहीं करेंगे तो विभव कहाँ से आएगा। विभव में तो यही बताया गया ना कि किसी टेस्टिंग चार्ज को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। तो हम सबसे पहले आवेश मानेंगे जिससे इसके चारों ओर का कोई एक एरिया बन जाए, क्षेत्र बन जाए, वैद्युत क्षेत्र, और उसी वैद्युत क्षेत्र में हम टेस्टिंग चार्ज को लाएं, फिर कार्य को फाइंड करें। जो कार्य फाइंड होगा वही वैद्युत विभव होगा। तो यहाँ पर हमने एक आवेश माना, ये बिंदु O पर स्थित है और एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इस बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, फिगर आ जाएगा, उधर नहीं आएगा, थोड़ा सा रब कर दे भाई। हमने माना हमारे पास एक आवेश है जो कि बिंदु O पर स्थित है और इससे R मीटर की दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक, अब हम करते क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर पॉइंट P है। ठीक, और हमको विभव निकालने के लिए अनंत से किसी आवेश को लाना होगा, किसी टेस्टिंग चार्ज को। तो हम क्या करेंगे, इस Q बिंदु O से x मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, x मीटर की दूरी पर एक हमारे पास है बिंदु Q0, यानी एक बिंदु हमारे पास है B मान लीजिए, जिस पर जो आवेश है वो आपका Q0 है, और बिल्कुल इसी की सीध में, इसको हम ऐसे ही इसी की सीध में मिला लेते हैं। क्लियर, इसी की सीध में बिंदु B है जिस पर आवेश कितना भैया, Q0। अब कूलाम के नियम से आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अच्छा, क्यों आवेश के कारण जब Q0 पर बल लगेगा तो इसकी दिशा इससे बाहर की ओर होगी कि नहीं होगी? हाँ, आप कहेंगे जी होगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से आप नंबर ऐसे लिख लीजिएगा, थोड़ी हिंदी, कि माना एक बिंदु आवेश क्यों है जो कि बिंदु O पर स्थित एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, Q से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु B लेते हैं जिस पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तब कूलाम के नियम अनुसार या कूलाम के नियम से
कूलाम के नियम से। हम क्या जानते हैं कि कूलाम के नियम से F बराबर होता है 1/4πε0। अगर परावर्तांक k है तो k लिखेंगे, दोनों आवेशों का मल्टीपल और उनके बीच की दूरी का वर्ग, यही तो होता है। आप हिंदी में लिख सकते हो तब क्यों आवेश के कारण क्यों नाट आवेश पर लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 क्यों नाट अपान में r²। इसको भैया मान लेंगे समीकरण 1। हमने क्या कहा, अगर विभव का व्यंजक निकालना है तो आपको चाहिए कार्य, क्योंकि विभव बराबर होता है क्यों अपान क्यों नाट। अगर कार्य पता चल गया, और कार्य कैसे पता चलेगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, होता है कि नहीं होता है। तो हमने भैया बल निकाल लिया, अब थोड़ा सा हम इसको विस्थापित करेंगे, ठीक है। देखिए क्यू नाट को हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा विस्थापित करते हैं। ये बल इस दिशा में लग रहा है, उसको विस्थापित इस दिशा में कर रहे हैं। मान लीजिए हम dx विस्थापन दिखा रहे हैं, b से टेस्टिंग चार्ज को हम a पॉइंट तक ला रहे हैं, अल्प दूरी तय करके। बल उस तरफ लग रहा है लेकिन ला इसको हम इस तरफ रहे, ठीक है। तो विस्थापन आप सभी लोग जानते हो सदिश राशि है, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, चूंकि विस्थापन को बल की विपरीत दिशा में ला रहे हैं, तो यहाँ पर जो विस्थापन होगा वो माइनस का dx होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू नाट आवेश को B से या बिंदु B से A तक dx विस्थापित करने में किया गया कार्य। अल्प विस्थापन dx हम दिखा रहे हैं, और इसको विस्थापित करने में क्या निकालेंगे, करने में किया गया कार्य निकालेंगे, किया गया कार्य। हम जानते हैं चूंकि हम यहाँ पर अल्प विस्थापन कर रहे हैं तो किया गया कार्य भी अल्प होगा। कार्य को हम लिखते हैं W से आगे D लगा देंगे तो अल्प कार्य हो जाएगा। कार्य बराबर कितना हो जाएगा, बल और गुणे में विस्थापन, विस्थापन कितना है dx, चूंकि बल की विपरीत डायरेक्शन में इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे। आज समझ में है कि नहीं समझ में। अब ये हो जाएगा dw बराबर बल की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 1/4πε0 k और क्यू नाट बटे में r²। ओ सॉरी, यहाँ पर देखिए मैंने r² लिख दिया गलती से, क्योंकि क्यू और क्यू नाट आवेश के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है। तो यहाँ पर भैया x कर लीजिएगा, हमसे गलती से छूट गया है। तो ये आपका हो जाएगा x² और इनटू में कितना हो जाएगा dx। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए जब हम क्यू नाट यानी टेस्टिंग चार्ज को बिंदु B से A तक लाए तो कार्य ये क्या करना पड़ा, और हमको विभव ज्ञात करने के लिए टेस्टिंग चार्ज को बिंदु P पर लाना होगा, जो कि इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो हम क्या करेंगे, क्यू नाट आवेश को बिंदु P तक जब लाएंगे तो यहाँ पर ये जो अल्प कार्य है इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे नाउ क्यू नाट को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P पर, कहाँ पर, बिंदु P पर लाने में किया गया कुल कार्य। क्या निकालेंगे भैया, कुल कार्य। अब कुल कार्य कैसे निकालेंगे, जो ये भैया अल्प कार्य आया है dw, इसका हम कर देंगे समाकलन जब भी हमें कुल कार्य निकालना होता है। लेकिन लिमिट ध्यान देंगे, हम कहाँ से ला रहे हैं भैया, इन्फिनिटिव से, नहीं तो वैद्युत विभव होगा नहीं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर कितनी दूरी पर ला रहे हैं, तो आप कहेंगे r दूरी पर ला रहे हैं, तो इन्फिनिटिव से r दूरी पर हमें कार्य निकालना है। देखिए भाई ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटिव टू r, dw का मान रख देंगे 1/4πε0 k क्यू नाट बटे में x² और इनटू में आपका हो जाएगा dx। लेकिन भैया dx ऋणात्मक होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। क्लियर हुई इतनी बात। अब आगे बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझिएगा। अब हमें कुछ करना नहीं है, बस यही क्या करना है, कार्य निकाल लेना है, और कार्य निकालने के बाद कार्य और बटे में टेस्टिंग चार्ज का अनुपात ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। इस फिगर को रब कर दिए जिससे हमारा डेरिवेशन पूरा हो जाए। अब इस फिगर का कोई काम नहीं है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं। तो dw अल्प कार्य ये संपूर्ण कार्य में बदल जाएगा। हमने आपको कहा जब समाकलन करते हैं तो जैसे यहाँ पर dx है, मतलब x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x जाति वाले जो पद होंगे या x राशि वाले जो पद होंगे वो अंदर होंगे, बाकी सब बाहर। तो बाहर इसमें हो जाएगा 1/4πε0 k क्यू नाट बाहर हो जाएगा, 1/x² और dx बचेगा, माइनस को भी बाहर कर लीजिए। लिमिट आप रख दीजिए इन्फिनिटिव टू r। क्लियर हुई इतनी बात। अब जैसे आप सभी लोगों ने समाकलन पढ़ा है कि जो x की पावर n dx का समाकलन होता है वो x की पावर n+1 बटे में n+1 होता है, ये समाकलन का सूत्र है।
तो देखिए इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को ऊपर लिख सकते हैं एक्स की पावर -2। ये जो 1/x² है इसको ऐसा लिखा जा सकता है एक्स की पावर -2 dx। बताइए बन गया इसी रूप का कि नहीं बन गया, एक्स की पावर n के रूप का। आप कहेंगे जी बन गया। तो बस बिल्कुल यही सूत्र लगा देंगे, W बराबर -1/4πε0 Q0। ध्यान दीजिएगा जब x की पावर -2 का हम समाकलन करेंगे इसी सूत्र से, तो x की पावर n+1 होता है, मतलब -2+1 बटे में भी नीचे n+1 यानी -2+1। अच्छा लिमिट कितनी है, तो आप लिमिट रख देंगे इन्फिनिटिव टू r। समाकलन करने के बाद हम लिमिट रखते हैं, तो ये हो जाएगा W बराबर 1/4πε0 Q0। गुणे में आ जाओ, x की पावर -2 + 1 -1, नीचे भी -1 बचेगा और लिमिट इन्फिनिटिव टू r। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जो -1 इसको बाहर कर लेंगे, तो आगे एक पहले से माइनस चल रहा है, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4πε0 Q0 और यहाँ बचेगा x की पावर -1 जिसको हम लिख सकते हैं 1/x, लिमिट इन्फिनिटिव टू r। अब भैया समाकलन आपका हो चुका है, अब आप लिमिट रख दीजिए, तो W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q0। इसी x में अपर लिमिट रखेंगे 1/r, इसी x के स्थान पर लोअर लिमिट रखेंगे 1/∞। सभी विद्यार्थी जानते हैं कि 1/∞ जो होता है वो 0 के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं हम W बराबर 1/4πε0 Q0। शायद आपको दिखाई नहीं पड़ेगा तो उसकी व्यवस्था हम आप सभी लोगों के लिए किए दे रहे हैं। Q0 अब देखिए 1/r है, ठीक है, तो इंटू में लिख देंगे 1/r, -1/∞ है 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू आपकी आ गई W बराबर 1/4πε0 के ऊपर हो गया Q0 बटे में r। ठीक, नाउ आपको निकालना है बिंदु P पर वैद्युत विभव। आपने निकाला कार्य, तो वैद्युत विभव V बराबर होता है W बटे में परीक्षण आवेश यानी Q0, रेशियो तो होता है। W का मान रख दीजिए, तो V बराबर W का मान है 1/4πε0 Q0 बटे में r बटे में Q0 से Q0 कैंसिल, V बराबर हो गया 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q/r। ये जो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक आ चुका है आपके सामने। बाकी वही निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 रख दीजिएगा। इधर थोड़ा सा रफ कर देते हैं, एक लाइन और थोड़ी सी लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए आप लोग जानते हो कि जो K होता है इसका मान 1 होता है। तो इस स्थिति में जो वैद्युत विभव का व्यंजक आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4πε0 Q/r। अच्छा ये वैद्युत विभव है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 1/4πε0 की वैल्यू भी आप सभी लोग जानते हो। तो देखिए आज की इस क्लास में हमने वैद्युत विभव चैप्टर की स्टार्टिंग की और इसमें मैंने आप लोगों को वैद्युत विभव के बारे में अच्छे समझाया कि वैद्युत विभव है क्या, वैद्युत विभवांतर क्या है, धन आवेश किस विभव से किस विभव की ओर प्रभावित होता है। मैंने बताया धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभवांतर को समझाते हुए मैंने आपको ये बताया कि अगर वैद्युत क्षेत्र में आपका जो आवेशित कण है वो चलने के लिए स्वतंत्र हो, उसका द्रव्यमान m हो, वेग v हो, तो उसकी वेलोसिटी का व्यंजक क्या होगा, उस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। साथ ही में मैंने बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक भी ज्ञात करना बता दिया। किसी को कहीं पर डाउट है वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख लीजिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे की जो चीज़ें बची हैं उनको आप सभी को हम पढ़ाएंगे। ऐसे हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।